नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सहायक अध्यापक प्रशिक्षण स्नातक श्रेणी परीक्षा 2025 को देखेंगे, जो समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। इसके अंतर्गत जो हम देख रहे हैं वो टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट किसका है? तो इसमें सामान्य अध्ययन का यानी जीएस का, जनरल स्टडीज का हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें 30 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें 120 प्रश्न जो आपका होगा और सब्जेक्ट से होगा। 30 प्रश्न जो होंगे वो जीएस या जनरल स्टडीज के होंगे। और जनरल स्टडीज ये देखें तो 40 प्रश्न जो होंगे जीआईसी लेक्चरर के भी महत्वपूर्ण है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो समान अध्ययन या जनरल स्टडीज उसके लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इससे पूर्व जो है हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 के अंतर्गत जो है यानी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। इसमें जो दिया गया है इस पर महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए यानी विथ एक्सप्लेनेशन यानी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हुए प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर जाकर के यानी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सारे लेक्चर को जाकर चैनल पर देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत यह टेस्ट सीरीज 1 है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। इस पर हमने चर्चा महत्वपूर्ण रूप से कर लिया है पूर्व लेक्चर में। तो आप इसको एक नज़र हम टिप्पणी से देख सकते हैं, यानी इसमें 30 प्रश्न जो है हमने डिटेल से इसको एक्सप्लेनेशन कर दिया है। चलिए आज के 30 प्रश्नों को देखते हैं, प्रैक्टिस सेट थर्ड को देखते हैं। और इसमें आधारित जो 30 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। और यह ध्यान दें, जो समसामयिक घटना चक्र या प्रैक्टिस सेट बनाया है यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। यानी समसामयिक घटना चक्र के पूर्वावलोकन को आप यदि पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ईजिली से आप इसके प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं, जो कि बहुत ब्रॉड होता है। यानी इसके सारे सब्जेक्ट पूर्वावलोकन उपलब्ध हैं समसामयिक घटना चक्र का। उसमें पूर्व की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों जिसमें से एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी शामिल हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट देखें तो ये हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी इनमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यानी 3 इसमें सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी राखीगढ़ी जो राजस्थान में सुमेलित नहीं है। राखीगढ़ी भी राजस्थान में है, सॉरी राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। आलमीगीरपुर देखें तो उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो आलमीगीरपुर है, और यह इस सभ्यता हड़प्पा संस्कृति की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। आलमीगीर उत्तर प्रदेश में है, बनावली भी हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, और यह सबसे दक्षिणी सीमा बनाता है इस सभ्यता हड़प्पा संस्कृति की। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, बल्कि राखीगढ़ी देखें तो यह हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के निकट है। तो राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा में, इसलिए यह गलत हो जाएगा डी। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो यह ऋग्वेद में, यानी सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। सबसे चाहे वेदों की संख्या देखें तो कुल 4 वेद हैं। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। इसी में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। गोत्र का मूल अर्थ देखें तो गोष्ठ होता है, जिसे गोष्ठ नहीं बनाया जाता है, गोष्ठी बनाई जाती है। गोत्र का मतलब हुआ गोष्ठ, और इसका आशय यह है कि समूचे कुल का, यानी जो कुल था उसमें समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। यानी देखें ऋग्वेद में या प्राचीन काल में गाय बहुत महत्वपूर्ण थी, और वह जिसको अगण्य या न मारे जाने योग्य कहा जाता था अति महत्वपूर्ण थी। अर्थात उसका विनिमय यानी जिसके पास ज़्यादा गोधन था वह सर्वशक्तिशाली था या संपन्न था। तो समूचे कुल का गोधन यानी गाय जहाँ पाला जाता था उसको गोष्ठ, और वही गोष्ठ जो है बाद में गोत्र में कन्वर्ट हो गया। इसकी चर्चा सर्वप्रथम देखें तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन जो वेद ऋग्वेद वहाँ किया गया है। सबसे बाद में जोड़ा गया जो वेद अथर्ववेद है, और प्रथम 3 ऋग्वेद ये जो वेद सामवेद को वेदत्रयी कहते हैं, यानी इनको वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी और जानकारी इसमें ऐड कर लें, ताकि थोड़ा डिटेल तो होगा लेकिन जानकारी इसमें ऐड करें। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, इसमें कुल 10 मंडल हैं, और 1028 इसमें सूक्त हैं, और 10,580 मंत्र हैं, जिसमें इससे दोहराए गए हैं। और इसमें देखें जो कुल मंडल हैं इसकी मूल लिपि ऋग्वेद की जो है ब्राह्मी लिपि में है। मंत्रों के उच्चारण करने वाले को होता या होत्र कहा गया है। और इसमें देखें जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद में, जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना विश्वामित्र जी किए हैं। और 10वां मंडल चारों वर्ण का, जो चारों वर्ण होते हैं उनका वर्णन जो है ऋग्वेद की 10वें मंडल में है। 9वें मंडल में सोम का वर्णन है, और जो है दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। दूसरा 7वां सबसे प्राचीन मंडल जिसे वस मंडल कहते हैं। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। और इसका ऋग्वेद का जो एक उपवेद उसको आयुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन जो इंद्र का है 250 बार है। दूसरा जो सर्वाधिक वर्णन अग्नि का है 200 बार वर्णन किया गया है। 7वें मंडल में देखें तो भरतवंश और 10 राजाओं के बीच पुरुषी, जिसको रावी नदी कहते हैं, कि तट पर 10 राग का युद्ध हुआ था, जिसमें आर्यों के राजा सुदास अनार्यों के राजा बेद थे। तो इसमें आर्यों के राजा सुदास की विजय हुई थी। और ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो यानी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ऐत्रेय और कौशिकी है। जनपद और राष्ट्रीय योग का वर्णन जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो ऋग्वेद का यह है ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है।
चलिए हमने एक वेद को थोड़ा डिटेल किया, चारों को करेंगे तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसी का हो जाएगा, इसलिए हम एक ही पर इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखें। यहाँ पर ऋग्वेद की चर्चा की है तो ऋग्वेद की कुछ और जानकारी इसमें ऐड कर लें तो देखें ऋग्वेद जो है स्तूपों का, ये जो स्तूप होते हैं यानी जो स्तूप बनाए गए थे उसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ का उल्लेख जो जैन तीर्थंकर थे उनका भी जो उल्लेख ऋग्वेद में है। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखें तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित किस काल में बनाई गई थी, तो इसका सही आंसर है कुषाण काल में। यानी ये भी देखें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत जो है लोक सेवा की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित किस काल में बनाई गई थी, तो कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाण काल की विशेषता यह है कि इस काल में गांधार एवं मथुरा शैली के तहत, यानी जो कुषाण काल में वह गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था, तो गांधार एवं मथुरा शैली के तहत जो है बैठी एवं खड़ी प्रतिमाओं का निर्माण कराया गया था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं का निर्माण और बैठी प्रतिमाओं का निर्माण कराया गया था किस काल में, कुषाण काल में। अगले प्रश्न देखें तो ये आपका जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आधारित हो जाएगा। भारतीय शासकों में कौन सा जिसने विदेशों से आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, तो ये टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान ने जो आधुनिक पद्धति से दूतावास का स्थापित किए थे और ये कहाँ पर स्थापित किए थे, तो 18वीं शताब्दी में इन्होंने मिस्र के साथ, जो इजिप्ट है यानी मिस्र के साथ, फ्रांस के साथ और तुर्की के साथ जो आधुनिक दूतावास स्थापित किए थे। जबकि इनके पिता जो हैदर अली थे, इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। यानी आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना पूछेगा तो हैदर अली हो जाएंगे, जबकि आधुनिक दूतावास के संदर्भ में टीपू सुल्तान जो है उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण, इन्होंने आधुनिक दूतावास स्थापित किए थे। पांचवा प्रश्न देखिए, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इन्होंने जो किया था, यानी ये जो वेलुथम्पी हैं इन्होंने 1808, टाइम याद रखें 1808 से 1819 तक, ये जो है त्रावणकोर जो केरला में है इसके PM या प्राइम मिनिस्टर थे। और अधिक यानी अंग्रेजों ने अधिक कर की मांग यानी टैक्स बढ़ा दिया था, अधिक टैक्स की मांग किया था, तो इन्होंने जो है आंदोलन यानी वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन का नेतृत्व क्या किया था, त्रावणकोर ने, क्योंकि त्रावणकोर के PM थे, प्राइम मिनिस्टर थे और ये केरला में, यानी इसका सही आंसर ए हुआ। इसके बाद छठा प्रश्न देखा जाए तो यह आपके कांग्रेस के अधिवेशन संबंधित है। यानी सूची फर्स्ट कांग्रेस के अध्यक्ष और सूची सेकेंड इसके अधिवेशन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा, यानी छठे का जो सही आंसर वो CSE का मतलब ये हुआ 34/12। 34/12 का मतलब डॉक्टर M.A. अंसारी जी अध्यक्षता करते हैं मद्रास में, और पुरुषोत्तम दास टंडन जी अध्यक्षता करते हैं नासिक में जो महाराष्ट्र में है। सरोजिनी नायडू जो अध्यक्षता करती हैं वो कानपुर में अध्यक्षता करती हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं हरिपुरा में, इनकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर 34-21 हो जाएगा। इसमें ध्यान दें सरोजिनी नायडू जी जो कानपुर में अध्यक्षता करती हैं, कानपुर में 1925 में करती हैं, और भारत की ये पहली महिला यानी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव इनको प्राप्त है सरोजिनी नायडू जी को। ये 1925 में कानपुर में इनका अधिवेशन करते हैं। ये 41वां अधिवेशन होता है, यानी 41वां अधिवेशन ये अध्यक्षता करते हैं। जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष, ये तो प्रथम भारतीय महिला हैं, और प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव जो है वो श्रीमती एनी बेसेंट जी को है, जो 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, यानी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। जबकि देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को देखें तो जो ये हरिपुरा में ये अधिवेशन करते हैं 1938 में करते हैं। 1938 में हरिपुरा में जो है इनकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। इसके के बाद 1939 में जो है त्रिपुरी में भी कांग्रेस के अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को, नेता सुभाष चंद्र बोस जी को मिलता है, और त्रिपुरी संकट के रूप में जाना जाता है, जो कि गांधी जी से मतभेद के कारण इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। इस पर डिटेल चर्चा पूर्व के एडमिशन कर लिया है पूर्व लेक्चर में, आप इस चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद देखें डॉक्टर M.A. अंसारी देखें तो ये 1927 में मद्रास में करते हैं, 1927 में करते हैं। 1927 में मद्रास में यह 43वां अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी जी, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। और पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बाद में नासिक में जो अध्यक्षता करते हैं जो 1950 में करते हैं, यानी कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन होता है आज़ादी के बाद। देखें भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती है, और उस दौरान जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो, यानी देखें 1946 में जो थे आचार्य JP कृपलानी जी थे, आज़ादी के समय अध्यक्ष नहीं थे, और यानी ये 55वां अधिवेशन था। 56वां 1948 में जयपुर में आज पट्टाभी सीतारमैया जी होते हैं, और इन्हीं को जो है त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस जी हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। त्रिपुरी संकट इन्हीं पर आधारित था। 20 पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी द्वारा समर्पित उम्मीदवार थे। और इसके बाद जो 1950 में
आखिरी अधिवेशन 57वां 1950 में नासिक में होता है। इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी करते हैं, जो कि इसमें विकल्प दिया है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 34-21 होगा। चलिए इसमें देखते हैं 7वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित किसके द्वारा प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? तो इसमें ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति को हटाने के देखें तो उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से देखें तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता पड़ती है, उसी आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है, यानी लोकसभा इसमें सहमति दे सकता है। उल्लेखनीय कि भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का विशेष बहुमत, इसमें अलग कुछ भी नहीं है। पुनः संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं है। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान से हटाने कोई आधार नहीं है। तो इसे यहाँ राज्य परिषद लिखा है, जबकि राज्यसभा होना चाहिए। कैबिनेट या मंत्रिपरिषद से कोई नहीं, राज्यसभा के प्रस्ताव पर, और इसमें लोकसभा की स्वीकृति होनी चाहिए। और यह जो है तत्कालीन यानी सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से ही इसको हटाया जा सकता है, और भी 14 दिन पूर्व नोटिस देने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। उसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई हो, उसके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया, जिससे कि अभी 14वें उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य कारणों से, तो उनका पद रिक्त हो गया था। तो अभी जो है 15वें उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी का निर्वाचन किया गया है। तो उसके द्वारा त्यागपत्र देने के बाद, उससे बर्खास्त करने के बाद उसकी मृत्यु होने पर जो है पद की रिक्तता होती है, और उसके यानी हटाए जाने की जो क्रिया है वो राज्यसभा द्वारा शुरू की जाती है। 8वें प्रश्न को देखें, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में कौन सा एक भारत में स्थित नहीं? तो गोसाई नाथ भारत में स्थित नहीं है, नेपाल में है। यानी कामित देखें तो यह भारत में है, नंदा देवी भारत में, त्रिशूल भी भारत में है, लेकिन गोसाईनाथ जो भारत में नहीं है। यानी गोसाईनाथ के बारे में देखें तो तिब्बत की सीमा के निकट नेपाल में ब्रह्मगिरी हिमालय की, इसकी देखिए ऊंचाई जो है 26,350 फीट है, और ये हिमालय की 14वीं सबसे ऊंची चोटी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी देखें, विश्व में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर है। तो ये गोसाईनाथ नेपाल में है, न कि भारत में है। चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं। इनमें से भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? वैसे देखें तो भारत में सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह जो है कृष्णपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है, और सबसे जो गहरतम यानी डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया विशाखापट्टनम भी है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में ही है, और बीजिंग इंटरनेशनल पोर्ट केरला में है सबसे गहरा। लेकिन विकल्प के हिसाब से मैं देखना तो विकल्प में सबसे जो गहरा कोचीन बंदरगाह है, विकल्प के हिसाब से सबसे जो गहरा बंदरगाह कोचीन जो केरला में पश्चिमी घाट का प्रमुख बंदरगाह है। इन दिए गए विकल्पों में सबसे गहरा डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया इन फॉलोइंग पोर्ट में, यानी 13 महत्वपूर्ण पोर्टों में देखें तो इसमें जो कोचीन जो सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके बाद देखिए पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया किसकी? मूंगफली की, ग्राउंड नट की है। जो पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया किसकी है? ग्राउंड नट या मूंगफली की है। अल नीनो बनता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल नीनो कहाँ बनता है? प्रशांत महासागर में, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, यहीं अल नीनो और ला नीनो बनता है। अल नीनो जो होता है ये भारत के लिए उतना अनुकूल नहीं है, यानी मानसूनी हवाओं को प्रभावित करता है। ला नीना जो होता है मानसूनी हवाओं को अनुकूल होता है, अर्थात उससे ज़्यादा वर्षा होती है। 12 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मात्रा की दृष्टि से चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसमें चाइना है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर केन्या, तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है। धूप के चश्मे की पावर होती है तो 0 होती है, 0 डायोप्टर, क्योंकि P = 1/f मीटर में होता है, और जबकि धूप के चश्मे की जो फोकस लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है, इसलिए 1/इनफाइनाइट कर देंगे तो 0 हो जाएगी। यानी धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? 0 डायोप्टर होती है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट। दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट पर रेक्टिफायर कहते हैं, जो कि डायोड पर कार्य करता है। डायोड, ट्रायोड इत्यादि होते हैं। डायोड के आधार पर रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एसी धारा को डीसी धारा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हैवी वाटर मतलब हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, यानी वाटर का सिंपल सूत्र जो होता है H2O होता है, जबकि हैवी वाटर D2O होता है। यानी D2O का मतलब है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हैवी वाटर होता है। यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, इसके बाद यानी प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम होता है। टाइट्रियम इसमें जो आपका है रेडियो एक्टिव होता है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न को देखें, निम्नलिखित अम्लों में किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरी में प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है, तो सल्फेनिक अम्ल करता है। ये कई बार जो यूपीपीएससी परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं। क्यों आंसू आते हैं? क्योंकि इससे सल्फोनिक, यानी काटने पर ध्यान रखना है, काटने पर ये अम्ल बनता है सल्फेनिक अम्ल, सल्फोनिक नहीं सल्फेनिक अम्ल बनता है, जिससे छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं।
ऑक्सीजन में प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण का मतलब हरे पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो होते हैं वह सूर्य के प्रकाश में जल और खनिज लवण इत्यादि की उपस्थिति में जो होते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण यानी जो आपका होता है कार्बोनेट या कार्बोहाइड्रेट यूँ कह सकते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो उसमें जो जल बनता है यानी जो ऑक्सीजन बनता है, यानी ऑक्सीजन किससे बनता है? जल से बनता है। यानी H2 जो सूरज में होता है उससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है, क्योंकि देखिए क्लोरोफिल की उपस्थिति सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो इसमें जो जल बनता है वो H2 से बनता है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। इसी के बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया जाता है। 1973 में बाघ परियोजना जो थी 1972 के वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित होने के बाद लाया जाता है। थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण को थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। तो देखें ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसका 6CO2 यानी 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, इसको थोड़ा डिटेल इस प्रकार करते हैं। 6 अणु जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु जो होते हैं वो जल के जब मिलाए जाते हैं किसमें? प्रकाश की उपस्थिति में। और क्लोरोफिल पौधों में जो होता है जिसके कारण पौधे हरे होते हैं, तब इसके बाद जो निर्माण होता है ग्लूकोज का C6H12O6 बनता है। और साथ ही में जो होता है जल के अणु निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 6 अणु जो ऑक्सीजन के निकलते हैं। तो ये पूछा जो ऑक्सीजन यहाँ पर निकला है ये जल के अणु से निकला है, यानी किससे बनता है? जल से बनता है। यानी कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ध्यान दें इसमें कि प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होती है। इसमें ध्यान देने वाली बात है क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन था ज्योथिल। इसमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरण करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। ध्यान रखें क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक, बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक उपचयन यानी ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन अपक्रिया है, यानी इसमें दोनों क्रियाएं होती हैं। इसमें जल का अपचयन यानी ऑक्सीकरण होता है जिसके कारण ऑक्सीजन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है रिडक्शन होता है जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है।